नमस्कार। मोहन नाम से जाने जाते थे गांधी जी, फिर ऐसे बने बापू, महात्मा और राष्ट्रपिता। अहिंसा की राह पर चलते हुए मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने आंदोलनों और महज एक लाठी के दम पर देश से अंग्रेजों को भागने में पर मजबूर कर दिया। आमतौर पर दुनिया उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानती है, लेकिन इसके अलावा भी उन्हें कई और नामों से पुकारा जाता था, जिनमें मोहन, मिस्टर गांधी, बापू, राष्ट्रपिता आदि शामिल है। आज हम आपको बताते हैं कि आखिर महात्मा गांधी का जन्म मोहन से मिस्टर गांधी, बापू और राष्ट्रपिता कैसे और कब पड़ा। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे महात्मा गांधी 19 साल की उम्र तक गुजरात में ही रहे। तब तक लोग उन्हें मोहनदास के नाम से ही जानते थे और पुकारा करते थे। महज 13.5 साल की उम्र में ही उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हो गई थी। जब गांधी जी 16 वर्ष के हुए तो उनके पिता करमचंद गांधी का देहांत हो गया। गांधी जी चाहते थे कि वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाए, लेकिन उनकी माँ उन्हें खुद से दूर जाने देना नहीं चाहती थी। हालांकि बाद में वो तैयार हो गई। दक्षिण अफ्रीका से मिली मिस्टर गांधी को पहचान। अपने 19वें जन्मदिन से लगभग 1 महीने पहले ही 4 सितंबर 1888 को गांधी जी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां से पढ़ाई करने के बाद 1891 में वो फिर भारत आ गए और लगभग 2 सालों तक बॉम्बे और राजकोट में काम किया, लेकिन यहाँ उनका मन नहीं लगा और 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां उन्होंने कई दोस्त भी बनाए जो उन्हें मिस्टर गांधी कह के पुकारते थे। चंपारण से मिला था बापू का संबोधन। गांधी जी ने सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। वहां पर गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया, जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के मार्गदर्शन में उसे क्षेत्र के गरीब किसानों को अधिक क्षतिपूर्ति मंजूर करने और खेती पर नियंत्रण, राजस्व में बढ़ोतरी को रद्द करना और इससे संग्रहित करने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस संघर्ष के दौरान ही गांधी जी को जनता ने बापू के नाम से संबोधित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने बापू का नाम दिया था महात्मा। 12 अप्रैल 1919 को रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बापू को महात्मा कहकर संबोधित किया था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि 1915 में राजवैद्य जीवराम शास्त्री ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहा था। गांधी जी ऐसे बने थे राष्ट्रपिता। 4 जून 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से रेडियो पर बापू के नाम एक संदेश दिया था, जिसमें उन्होंने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इसके बाद 1948 में भी बापू के देहांत के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी रेडियो पर देश को संबोधित करते हुए कहा था, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। Health camp at Mitali Sangha on 11th October. Blood donation, free health checkup and eye test was held at Hajra Mitali Sangha. Many dignitaries of the society were present. The program was supported by Khardamanan Welfare Society, Lions Club of Kolkata Magnates, Indore Kasbah, Marwari Relief Society, Rotary Club of Tollyganj and others. About 100 people underwent free physical examination by experienced doctor. Blood pressure, weight, blood sugar are measured. ECG is done. Free eye examination, medicine and spectacles are provided. Medicine is provided free of cost. Subha Guha, the main initiator of this event, remarked that the event was a grand success.
প্রত্যেক মাসে এবং প্রত্যেক ক্লাবকে বলছি নো ইওর নাম্বারস বলে একটা প্রজেক্ট। নো ইওর নাম্বারস হচ্ছে ব্লাড প্রেশার, ব্লাড সুগার এবং হাইট ওয়েট নিয়ে বিএমআই। আমি জানি না এখানে বিএমআইটা হচ্ছে কেন, বিএমআই ক্যালকুলেট করতে গেলে একজন লোক দরকার, সেটা আমি ইন্টারনেটে বলেছি। তা নাহলে নো ইওর নাম্বার প্রজেক্টটা হবে। এছাড়াও আপনারা শুনলাম যে আই চেক আপ হচ্ছে এবং অন্যান্য হচ্ছে, সেজন্য আমি সাধুবাদ জানাই। প্রতিটি মানুষ, পল্লী বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষেরা, মায়েরা, বোনেরা, সবাইকে আমার শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। আমাদের মিতালি সংঘ অনেক দিনের পুরনো একটা ক্লাব। তারা সামাজিক কাজ করে, তারা এলাকার মানুষের জন্য রক্তের কার্ড যাতে থাকে তার জন্য একটা রক্তদান শিবির করছে। আমি ইতালির প্রেসিডেন্ট আমাদের সুদীপ ভাইকে এবং আমাদের শুভ গুহ, আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের তরুণদের থেকেও উনি হ্যান্ডিক্যাপ্ট হয়েও এত অ্যাক্টিভলি উনি এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন। আমাদের একটা সামাজিক কর্মী অতনু আছে, অতনু পাল, আমাদের প্রাক সামাজিক আপনার ছোট ভাই বাসুদেব ভাইও আছে। আমি এখানে এসে খুশি যে একটা প্রচেষ্টায় রক্তদান হচ্ছে, আর এই রক্তদানের কার্ডগুলো থাকবে। এলাকার মানুষ আজকাল হাসপাতালে যেতে গেলে পরিষ্কার করে আপনি একটা রক্তের কার্ড নেন, আর নাহলে আরেকজন পার্সেন্টকে নিয়ে আসুন, সে রক্ত দেবে, তার বদলে আমরা। তো আপনাদের যদি কোনো ক্রাইসিস হয় রক্তে, তখন আমাকে একটু বলতে পারেন, কারণ আমার ওখানে ব্লাড ব্যাংকের একদম মানিকতলার পরে ব্লাড ব্যাংকের হেডকোয়ার্টার, সেখান থেকে আমি রক্ত জোগাড় করি। কত বেশি মানুষ রক্ত দেবে তত খুব বেরিয়ে আসবে, আপনারা মানুষ উপকৃত হবে। এছাড়াও এখন রক্তের থেকে অনেক কিছু তৈরি হচ্ছে। আপনারা জানেন প্লাজমা কথাটা খুব চলছে, যে যারা কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছে তাদের প্লাজমা ট্রিটমেন্ট করছে। যত বেশি রক্ত দেবে তার থেকে প্লাজমা তৈরি হবে, আরও অন্যান্য অনেক কিছু তৈরি করা হচ্ছে রক্তকে ভেঙে, যার ফলে মানুষের শরীরে সেগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা যাচ্ছে। তাই আপনারা যে অনুষ্ঠান করছেন, এই অনুষ্ঠানের অনেক দিক আছে, সেটা হচ্ছে ধর্মীয় দিক। আজকে ভারতবর্ষের মানুষকে এরা বিভাজনের চেষ্টা করছে ধর্মের ভিত্তিতে। আমি জানি ইতিহাস যদি বলেন তাহলে নিশ্চয়ই আপনিও জানতে পারবেন যে এই ভারতবর্ষের যুগে যুগে বিদেশিরা এসছে, শাসন করেছে, ধর্মান্তরিত করেছে, সবই ঠিক। কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তার জন্যে আমাদের ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করতে হবে, এর কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে করি না। কারণ এই রক্ত দিচ্ছেন, এই রক্ত যারা দিচ্ছেন তাদেরকে জানেন এই রক্ত দরকায় দেওয়া, সে মুসলমান না হিন্দু না খ্রিস্টান না শিখ, মানে রক্তদান আমাদের একটা অদ্ভুত শিক্ষা দেয় যে অ্যাকচুয়ালি সকলের মানুষ, তাই আমার রক্ত একজন মুসলিমের গায়ে রাখতে পারে বা মুসলিমের গায়ে রক্ত আমাদের রাখতে পারে। এত বড় শিক্ষা, এত বড় সংস্কৃতির শিক্ষা আর কোনো অনুষ্ঠান দেয় বলে জানিয়ে মিতালি সংঘের বার্ষিক রক্তদান শিবির এবং তার সাথে হেলথ চেক আপ ক্যাম্প চলছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের 3 গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী এসেও শ্রী সুব্রত মুখার্জি মহাশয় ওপেনিং করে গেছে, শ্রী সাধক পান্ডে এবং শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ঘুরে গেছে। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই রোটারি ক্লাব অফ কংগ্রেসকেও, ওনারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন মিতালি সংঘের এই সুন্দর প্রয়াসে। শুভদা খুব আন্তরিকভাবে সকলকে ইনভিটেশন করে এবং সাথে হীরক আছে। আমি
এলাকার মানুষকে অনুরোধ জানাবো যে এই সুন্দর একটি অনুষ্ঠানে রক্তদান শিবির আমরা প্রায় প্রত্যেক দিনই কোথাও না কোথাও রক্তদান শিবিরে যেতে হয় আমাদের, এবং রক্তের যে কোনো বিকল্প নেই এবং বিজ্ঞানের পক্ষে এখনো রক্ত আবিষ্কার করার রাস্তা বেরোয়নি, যার জন্য মানুষই পারবেন মানুষকে সাহায্য করতে। কারণ রক্ত দরকার করলে সেখানে কিন্তু এই রক্তদান শিবিরের মাধ্যমেই মানুষের কাছে রক্ত পৌঁছে যায়। আমি আরো ধন্যবাদ জানাতে চাইব পিপলস ব্লাড ব্যাংককে। আমাদের দক্ষিণ কলকাতায় যেখানেই রক্তদান শিবির হয় আমরা মোটামুটি সবকটি জায়গাতেই পিপলস ব্লাড ব্যাংককে पाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। गांधी के देश में असुरक्षित बेटियां, शहर शहर निर्भया, डगर डगर सवाल। वैश्विक स्तर पर गांधी को याद किया जा रहा है, उनके अहिंसा के सिद्धांतों का पाठ किया जा रहा है, अहिंसा के सिद्धांत को जीवन जीने का मूल मंत्र बनाया जा रहा है। ऐसे में इन दिनों व्हाट्सएप पर एक चित्र बहुत घूम रहा है, जिसमें स्टैचू पर खड़े बापू दुखी होकर अपनी लाठी एक महिला को दे रहे हैं। लाठी विरोध और हिंसा का भी प्रतीक है और आत्मरक्षा में उठाया गया शस्त्र भी है। गांधी आजीवन शस्त्रों के प्रयोग का विरोध करते रहे, लेकिन यह चित्र उसी की प्रतीकात्मक मौन संस्कृति के रूप में प्रयोग किया गया है। गांधी का भारत तब से अब तक बहुत बदल गया है। यह व्यवस्था गांधी को कितना ही याद कर ले, उनके भारत की दुहाई दे दे, लेकिन वह उनके विचार और सिद्धांतों से अभी कोसों दूर है। गांधी ने मनुष्यता को मनुष्य होने का सबसे बड़ा गुण माना था, लेकिन आज हम जिस समाज में रह रहे हैं वहां मनुष्यता ही मरने के कगार पर है और अंतिम सांसें ले रही है। आज वही कि बच्ची बेटियों के साथ वयस्क और यहाँ तक कि बुजुर्ग महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में उन्हें खुद ही अपनी आत्मरक्षा के लिए मुखर होना होगा। प्रतीकात्मक रूप से महिला को दी जाने वाली गांधी की लाठी उसी मुखरता का प्रतीकात्मक रूप है। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ स्त्री पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। पूरे देश में गांव, कस्बा, शहर सभी जगह बलात्कार की बढ़ती घटनाओं और उनमें भी हिंसा की अतिरेक ने स्त्री सुरक्षा के प्रश्न को हमेशा खड़ा किया है। लेकिन हमारी व्यवस्था ऐसी है जिसमें कठोर से कठोर कानून तो मौजूद हैं, साथ ही उस कानून के काट भी मौजूद हैं। इसे करीब से जनता हो तो निर्भया केस के दौरान प्रतिपक्ष और अपराधियों की दलीलों से समझा जा सकता है। इसी कारण अधिकांश अपराधी बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के बाद भी सुरक्षित निकलते हैं। यह हमारे समाजीकरण का ही दोष है कि बलात्कार जैसे अपराध करने वाले दोषी के पक्ष में लोग कभी धर्म, जाति तो कभी वर्गीय आधार पर खड़े होकर उसे सुरक्षित करने लगते हैं और इस तरह के अपराध को राजनीतिक चश्मा पहनाना शुरू कर देते हैं, जो अपराध के लिए अपराधियों के मनोबल को बढ़ाता है। बलात्कार की घटनाओं में एकजुटता का अभाव स्त्री के प्रति हिंसा को बढ़ावा देता है, क्योंकि आज भी स्त्री हिंसा पर गुटबाजी की मानसिकता अधिक है। स्त्री को कभी जाति के चश्मे से देखा जाता है, तो कभी धर्म के चश्मे से, तो कभी वर्ग के चश्मे से। इन सब के बीच वह हिंसा में हमेशा केंद्र में रही है। हम कितना ही कहें कि स्त्री की जाति होती है, लेकिन यह सत्य नहीं है। स्त्री की कोई जाति और धर्म नहीं होता है। समाज और पारिवारिक संबंधों में जन्म से उसी जो मिलता है वह फिर विवाह के बाद बदल जाती है। प्रत्येक स्त्री किसी न किसी रूप में इससे गुजरती है। उसकी अपनी स्वतंत्र पहचान आज भी एक स्त्री के रूप में समाज में स्वीकार्य नहीं है। तभी तो कभी जाति के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर उसे हिंसा का केंद्र बनाया गया और हर बार उस यौन हिंसा की प्रतिक्रिया में हमने जाति और धर्म को दोष दिया, जबकि वह ना तो जाति की पोषक थी ना ही धर्म की।
वह केवल एक माध्यम भर है। दोष स्त्री के प्रति कुंठित मानसिकता और प्रतिशतात्मक व्यवस्था के पूर्वधाराओं की अहम चोट का था, जो पूरे भारतीय समाज में सभी जातियों और धर्मों के भीतर मौजूद है, जिसे आज भी देखा जा सकता है। तभी तो गली मोहल्ले की लड़ाई ने पहले गाली ही स्त्री को केंद्र में रखकर दी जाती थी, उसके बाद वही हिंसा अधिक मुखर होकर महिलाओं का शाब्दिक बलात्कार तक कर देती है। मगर वहां भी विरोध से सिर्फ मौन मिलता है, क्योंकि यह गाली व्यवहार और संस्कार के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी पारिवारिक और सामाजिक संपत्ति बनकर चली आ रही है। तो इन संस्कारों का विरोध कैसा? इतिहास इसका गवाह है कि धर्म, जाति, मजहब के नाम पर जब भी विद्वेष हुआ, स्त्री शोषित और बलात्कृत हुई, क्योंकि हमारे समाज में स्त्री का वो परिवार का सम्मान और इज्जत के भाव के साथ बड़ा किया जाता है, और वही भाव उदय विद्वेष में हिंसा का केंद्र बनाता है। आज भी गांव, कस्बों से लेकर शहरों तक में स्त्री को देखने की मानसिकता में बदलाव नहीं आया है। उसके साथ जघन्य से जघन्य अपराध होने पर भी उसे ही प्रश्न के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और अपराधी शक्ति के बल पर निर्दोष बना दिया जाता है। इस तरह अपराधों में जमीनी रूप से सक्रिय कार्यवाही के साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट और सजा की सुनवाई की अपेक्षा राजनीति अधिक सक्रिय हो जाती है। ऐसे में प्रतिदिन घटती बलात्कार की घटनाएं भीतर तक गुस्सा भर देती है और समाज व्यवस्था के प्रति खींच उत्पन्न करती है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश के भीतर ही हर दिन 109 बच्चे यौन शोषण और रेप से गुजरते हैं। कितने केस महिलाओं के साथ होते हैं जिन पर चर्चा नहीं होती या वह परिवार और सामाजिक डर से छिपा दिए जाते हैं। कितनी अगवा करके मार दिए जाते हैं। बच्ची और महिलाओं के साथ अपराध की बढ़ती घटनाओं को रोकने में कानून भी अपनी भूमिका का सही निर्वाह नहीं कर रहा है। तभी तो आज एक आम स्कूल से निकलकर कॉलेज जाने वाली लड़की सवाल करती है कि हम सुरक्षित कहाँ हैं। आप कहते हैं हमारे लिए कानून बना है, उसने बहुत सारे बदलाव भी आए हैं, लेकिन मैं तो रोज इस तरह की घटनाओं को अपने आसपास देख और सुन रही हूँ। सितंबर में दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक 9 साल की लड़की को से नाबालिगों द्वारा रेप किया जाता है। मुजफ्फरपुर में एक लड़की अगवा कर ली जाती है। समयपुर बादली में 13 साल की लड़की का रेप होता है। एक 90 वर्ष की बुजुर्ग महिला का रेप होता है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस में लड़की का गैंग रेप होता है और उसकी मौत हो जाती है। इस घटना पर पुलिस कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई थी कि बलरामपुर में एक और बलात्कार की घटना घट जाती है। इन सभी घटनाएं सितंबर माह की है, जो किसी न किसी रूप से मीडिया और सोशल मीडिया से बाहर आई है। इन घटनाओं से देखा जा सकता है कि हमारे समाज में स्त्री देह की योनि से अधिक कुछ नहीं समझने की मानसिकता में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। नेताओं से लेकर सामान्य व्यक्ति तक के भीतर स्त्री के प्रति कुंठा देखी जा सकती है, जिसे उसके बयानों और स्त्री संबंधी भाषा के प्रयोग से जाना जा सकता है। ऐसे में जब किशोरावस्था की लड़कियां जो पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं और न्यायिक व्यवस्था राजनीति की देख और समझ रही हैं, तो यह सवाल करती है कि हमारा समाज उत्थान की ओर जा रहा है या अपने पतन का इतिहास लिख रहा है। आप ही बताइए, जब दिल्ली जैसा महानगर, जहां सभी तरह की जागरूकता कार्यक्रम होते रहते हैं, जो दूर दराज के गांव और कस्बों से अधिक सशक्त भी हैं, बताइए यहाँ जब इतनी सारी बलात्कार की घटनाएं हो रही है तो गांव और कस्बों की क्या स्थिति होगी। जो कानून हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं, उसके अलावा क्या कानून में इन अपराधों को रोकने के लिए अन्य विकल्प नहीं है? मैं कब खुद को सुरक्षित महसूस कर पाऊंगी? ऐसे में मेरे पास इसका एक भी जवाब होता है, खुद को इतना मजबूर बनाओ ताकि अपने लिए और दूसरों के लिए लड़ सको। क्योंकि आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, वहाँ कानून भी लाचार हो गया है और मीडिया को तो टीआरपी की दीमक
खा चुकी है। बलात्कार, यौन शोषण की घटनाएं मीडिया के लिए आम घटना बनकर रह जाती है। ऐसे में हमें परिवार और समाज को सोचना है कि क्या हम अपने बच्चों को घर में बंद करके सुरक्षित रख सकते हैं या उन्हें इस यथार्थ के साथ मजबूत बनाकर अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए आगे बढ़कर जीना सिखाकर। यह आपका अपना निर्णय है। आज का समय खुद को मजबूत बनाने और स्त्री हिंसा के प्रति सामाजिक व्यवस्था के पुरजोर विरोध का है। तभी ऐसे समाज में स्त्री खुद को सुरक्षित बचा पाए सकेगी, अन्यथा यह सामाजिक व्यवस्था अपराधी के मानवाधिकार की तो सुरक्षा करती है और शोषित को शोषित होने का दंड देने से भी गुरेज नहीं करती है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। A Pragati Bangla Initiative Puja photo shoot was held at Kalighat on 11th October 2020 with brand ambassador of Pragati Bangla, Srimati Sangeeta Sinha. The designer was Akash Kumar Krityania. 5 male and 5 female models had participated in the program. The organizer was Professor Dr. Arijit Kumar Niyogi. নমস্কার, আমি সঙ্গীতা সিনহা। আজকে আছি আমরা প্রগতি বাংলার পুজোর শ্যুটে এবং প্রগতি বাংলার আজকে আমি এসেছি পুজোর একটা খুব সুন্দর একটা গল্পের ছলে আড্ডা। খুব ভালো লাগছে। আমি থ্যাংক ইউ জানাবো অরিজিৎকে। অরিজিৎ ভীষণ সুন্দর সুন্দর ইনিশিয়েটিভ নিয়ে কাজ করছে এবং ফিউচারেও করছে। ওর অনেক সামনে আপকামিং প্রজেক্টও আছে। তো আমার খুব ভালো লাগছে অ্যাসোসিয়েটেড হিসেবে কাজ করার। আর অ্যাজ এ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার আমি প্রগতি বাংলার আমি থ্যাংক ইউ জানাবো আবার অরিজিৎকে এবং অরিজিৎ যাতে সামনে ইন ফিউচারে আরও এগিয়ে যেতে পারে। আর আগাম সকলকে জানাই শারদীয়ার অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। থ্যাংক ইউ। আমি প্রগতি বাংলার কর্ণধার প্রফেসর ডক্টর অরিজিৎ কুমার নিয়োগী। আজকে প্রগতি বাংলার ইনিশিয়েটিভে আজকে একটা ফটোশ্যুট, একটা পুজো আড্ডা আমরা অর্গানাইজ করেছি। আমার সাথে আছেন আকাশ কুমার কীর্তনী, আমাদের ডিজাইনার। আমাদের সবসময় এথনিক ওয়্যারের উপর আমাদের কালচারাল, বেঙ্গল সোশিও কালচারাল এবং সব হেরিটেজকে তুলে ধরার জন্যই আমরা কাজ করে চলেছি লাস্ট 15 ইয়ার্স ধরে। উনি আজকে সমস্ত মডেলসদের অ্যাটাচ প্রদান করেছেন। আমাদের সঙ্গে দুজন আরও মেল মডেলস আছে। তোমার নাম শুভদীপ চক্রবর্তী, ও সিরিয়াল সিনেমার সঙ্গে যুক্ত আছে শুভদীপ। আমরা আজকে এই মানে দেবীপক্ষের সূচনা লগ্নে আমরা অনেকগুলো ফ্যাশন মডেলদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করেছি এবং আমাদের সাথে আজকে ডিফারেন্টলি ইভেন্ট বেশ কয়েকজন পার্টিসিপেন্টস আজকে আছে। আজকে প্রগতি বাংলার ইনিশিয়েটিভে আজকে আমরা সবাই মিলিত হয়েছি। ফ্যাশন মডেলসরা আছে, আমাদের সঙ্গে আছে সঙ্গীতা সিনহা, মিসেস ইউনিভার্স ব্র্যান্ড উইনার 2018-19 এবং দিদি অনেকগুলোই বিউটি পেজেন্ট উইনার। আমাদের সাথে আছে শুভদীপ চক্রবর্তী, উনি সিরিয়াল করেন এবং সিনেমার সঙ্গে যুক্ত আছেন। তাছাড়া আমাদের আজকে আমাদের ফ্যাশন ডিজাইনার আছে আকাশ কুমার কীর্তনিয়া। আমাদের সাথে আমার ছোট্ট বোন আছে। আমি লাস্ট 7 থেকে 10 বছর ধরে আমরা কিন্তু লাগাতার কিন্তু ডিফারেন্ট লেভেল এবং ইকুয়ালিটিদের এলজিবিটি কমিউনিটিদের নিয়ে আমি কাজ করে চলেছি। স্নেহা আমার সাথে 5 বছর আগেও কাজ করেছিল, আজকেও এসছে আমাদের সাথে। স্নেহা কুন্ডু, ও ডাউন সিনড্রোম গার্ল, খুব ভালো নাচে। ও রবীন্দ্র শিল্পতে ও এবার সোশিও বেঙ্গল কালচার হান্ট আমরা একটা করেছিলাম ভার্চুয়াল কন্টেস্টে, ও পার্টিসিপেট করেছিল এবং ফাইনালিস্ট আছে। আজকে এতজন মডেলরা আমরা একসাথে মিলিত হয়েছি। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের পুজোর সম্ভার কিছু তুলে ধরা এবং আমাদের এথনিক ওয়্যারকে নিয়ে আমাদের কাজকর্ম সেইটা নিয়ে আমরা আজকে তুলে ধরার জন্য আমরা পুজোর আড্ডা সেশনে আমরা মিলিত হয়েছি। এবার বাকিটা কেউ কিছু হ্যাঁ, আমারও খুব ভালো লাগছে আজকের এই প্রোগ্রামে এসে। আমি অনেক ধন্যবাদ দিতে চাইবো অরিজিৎকে যে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করেছে, পুজোর একটা সুন্দর শ্যুট। এবং অরিজিতের নেক্সট অনেক কিছু আমাদের প্রোগ্রামও আসছে, অনেক ইনিশিয়েটিভও নেয়। খুব ভালো লাগে ওর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড হিসেবে কাজ করতে পেরে এবং অবশ্যই আজকের এত সুন্দর আমাদেরকে লুক দিয়েছে। আমি থ্যাঙ্কস জানাবো আকাশকে, ডিজাইনার। খুব ভালো লাগছে, আশা করি সবাই আপনাদেরও ভালো লাগবে আমাদের এই শ্যুটের পর। সবার সাথে আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে এবং শারদীয়ার অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আপনাদের সবাইকে। এবং আরেকটা কথা বলি যে আমাদের প্রগতি বাংলার আমাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার আমরা সঙ্গীতা দিকে করছি, সঙ্গীতা সিনহাকে। আমাদের ওইটা যদি দিদি অ্যাকসেপ্ট করে। ডেফিনেটলি আমি অলওয়েজ আছি এবং অলওয়েজ থাকবো। नमस्कार, मैं सर्वज्ञ राज।
गांधी जयंती पर विशेष चीनी खाने से परहेज करते थे बापू, लेकिन फलों का राजा आम बहुत पसंद था। भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाने में राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी का योगदान अतुलनीय है। शांति और अहिंसा के दम पर उनके द्वारा चलाए गए सत्याग्रह और आंदोलनों ने ब्रिटिश सरकार की ईंट से ईंट बजा दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए उन्होंने अंग्रेजों करता था। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में पुतलीबाई और करमचंद गांधी के घर पैदा हुए मोहनदास अपने कर्तव्य और व्यक्तित्व के जरिए महात्मा हुए। देशवासियों ने प्यार से उन्हें बापू कहकर पुकारा। उनकी सात्विक सोच के साथ उनका खान पान भी बेहद सादा रहा। अहिंसा के पुजारी बापू शाकाहारी थे। महात्मा गांधी अपने सादा जीवन और उच्च विचारों के चलते दुनिया भर में अहिंसा के पुजारी के रूप में पूजे करते थे। वे शाकाहारी थे और तामसी भोजन से दूरी बनाए रखते थे। अपने जीवन के एक वक्त में उन्होंने चाय और कॉफी तक का त्याग कर दिया था। खान पान के साथ गांधी जी ने बहुत तरह के प्रयोग किए। इतने प्रयोग शायद ही दुनिया में किसी शख्स ने किए होंगे। गांधी जी चीनी के सेवन से परहेज करते थे, लेकिन फलों का राजा आम उनका पसंदीदा फल था। साल 1941 में गांधी जी ने लिखा था कि आम एक श्रापित फल है। यह सारे फलों में अपनी तरफ सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। वह खान पान को विशेष महत्व देते थे। बापू का मानना था कि जिस तरह जिंदा रहने के लिए हमें शुद्ध हवा और पानी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से शरीर को भी पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है। महात्मा गांधी का जन्म शाकाहारी परिवार में हुआ था। गांधी जी ने आजादी मिलने से पहले कई मौकों पर उपवास रखे। आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 70 बार उपवास रखा। उनका सबसे लंबा उपवास 21 दिन का था। महात्मा गांधी ने 1913 से लेकर 1948 के दौरान ये सारे उपवास रखे थे, यानी कि आजादी मिलने के बाद भी उन्होंने उपवास रखा था। धन्यवाद। मैं आपका सर्वज्ञ राज। अच्छा, कालतुली एक्टिंग स्कूल में रिजल्ट आउट होने वाला है। हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं समझती। सब कुछ तू और तेरी पापा समझता है। हेलो।
हेलो, मैं कह रही हूँ आज से टिकटॉक करना बंद। अरे मम्मा, तुम तो मेरे टिकटॉक के पीछे पड़ गई। तुम्हें और कोई काम नहीं है? दर्द तेरे सीने में है और तू पापा से छुपा रही है। क्या हुआ बेटी? बोल मुझे तू बोल क्या हुआ? कितना एक्सपोज कर सकते हैं आप? अच्छा है सर। फौरन उसका फोन कॉल ट्रैक करो और सुबह से वो जिस को फोन किए हैं सबका नाम और फोन नंबर रजिस्टर करो। ये रिकॉर्डिंग कहाँ से है? देखो, अगर ये कॉम्प्रोमाइज तुम मेरे संग कर सकते हो तो ये कैरेक्टर के लिए मैं तुम्हें सिलेक्ट करूँ। डायरेक्टर कैसे बन गए? आपको तो चोर, गुंडा, मवाली और रेपिस्ट। स्टॉप इट। मुझे उम्मीद थी बेटी, तू मेरा सपना जरूर पूरा करेगी।